हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनाइट जंक्शन। मैं ऋषु चौधरी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। अभी तक हमने पढ़ा था जीएसटी इंट्रोडक्शन, तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू कहता है जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। जीएसटी इंडिया में, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, कब से आया था? तो देखिए, 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, सी ऑप्शन 1 जुलाई 2017 और डी 31 दिसंबर 2017। तो आप बताइए कौन सी डेट से हुआ था? तो हमने पढ़ा था कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वॉज। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम लेक्चर कर रहे थे कि जीएसटी लाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करा गया था, अमेंडमेंट लाई गई थी। तो वो कौन सी अमेंडमेंट लाई गई थी, कौन सी भी अमेंडमेंट थी? तो उसने कहा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 80, 122, 101 या नन ऑफ दीज। तो हमारे संविधान के अंदर जब चेंज करा गया था तो वो था हमारा 101, वो थी हमारी 101। संविधान के अंदर चेंज क्यों करा गया था, क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों इसमें चेंज इसलिए किया गया था कि जो हमारा जीएसटी एक्ट है वो डुअल एस्पेक्ट है। हमने पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पार्ट था। अभी तक कोई ऐसा एक्ट नहीं था जिसमें दोनों साथ साथ कंट्रोल करती हो। अभी तक या तो सेंटर का था या मतलब स्टेट का था। लेकिन जीएसटी जो था वो डुअल एस्पेक्ट था, इसीलिए संविधान में चेंज करा गया। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी अमेंडमेंट आई थी और ये अमेंडमेंट थी 101वीं अमेंडमेंट। ठीक है बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड। टैक्स पर टैक्स लगना, कर पर कर लगना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ देखो, टैक्स कास्केडिंग, टैक्स एविजन, टैक्स प्लानिंग और इनडायरेक्ट टैक्स। कास्केडिंग क्या होता है? कास्केडिंग हम समझा दें, कास्केडिंग क्या होता है? डबल टैक्सेशन, मतलब टैक्स पर टैक्स लगना, डबल टैक्सेशन। टैक्स एविजन क्या होता है? टैक्स एविजन होता है जब हम सरकार को धोखा देकर टैक्स बचाते हैं, लेकिन धोखाधड़ी से। जैसे हमारी सेल हुई 50,000, लेकिन हमने उसको रोंगली दिखाया, हमने दिखाया उसको 25,000 या 30,000 कम दिखाया, जिससे हमारा टैक्स आया कम। तो वो तो होता है टैक्स एविजन। ठीक है, अब उसने कहा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? टैक्स प्लानिंग होती है कि एक्ट के प्रोविजंस को यूज़ कर हम अपने टैक्स को बचाएं। ठीक है, इसमें कोई इलीगल नहीं होता, आप छुपा नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, टैक्स के प्रोविजंस को यूज़ कर टैक्स को बचा रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अब बताओ टैक्स पर टैक्स किसको कहा गया है? तो टैक्स को टैक्स कहा जाता है टैक्स कास्केडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर अ जीएसटी और सेपरेट लिस्ट डैश हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम अनुसार संविधान में एक अलग सूची डाली गई। ठीक है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम अनुसार संविधान में एक अलग सूची डाली गई। तो हमने पढ़ा था ये आर्टिकल नंबर 246 ए, आर्टिकल नंबर 269 ए, आर्टिकल नंबर 146 बी, आर्टिकल नंबर 122 सी। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 246। इसका सही आंसर ये है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन,
द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज इन टू GST, वह टैक्स जिसे GST में मर्ज नहीं किया गया था। देखिए, काउंटरवैलिंग ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, परचेज टैक्स। तो हमने पढ़ा था जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं मतलब विदेश से जब हम सामान लाते हैं तो उस पर क्या लगता है, उस पर IGST लगता है, पर IGST के साथ साथ उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगाई गई है। तो जब हमने GST एप्लीकेबल करा था, जब गवर्नमेंट ने GST एप्लीकेबल करा था तो मैक्सिमम मतलब मल्टीपल टैक्सेस रिमूव करके एक टैक्स बनाया था, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी को इससे हटाया गया था। बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है GST के साथ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है वो B है, बेसिक कस्टम ड्यूटी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन ये है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डैश टैक्स सिस्टम। वस्तु सेवा कर एक है डैश कर प्रणाली। अब हमने पढ़ा था GST क्या है, GST कौन सा टैक्स है, सप्लाई बेस्ड टैक्स है या बोथ सप्लाई एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था कि GST जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसको हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन बेस। इसका दूसरा नाम जो हो सकता है वो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि मान लो मिस्टर X है और मिस्टर Y है। मिस्टर X Y को सेल करता है 10,000। मिस्टर X जो है वो UK का है और ये UP का है। तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहता है कि GST जो होता है जहाँ पर गुड्स कंज्यूम करे जाते हैं, कहाँ पर करे जा रहे हैं, यूपी के अंदर, तो यूपी गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगी। तो यही है, इसीलिए इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहा गया है। तो इसीलिए इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहा गया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जहाँ पर गुड्स यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पर गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, वही गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है 7th, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन। कब लगता है हमारा इंटीग्रेटेड, IGST एप्लीकेबल कब होता है हमारा, IGST कब लगता है, तो हमारा IGST तब लगता है जब हम गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं। डिफरेंट स्टेट में जब हम सेल करते हैं तो उस पर IGST लगता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। A, सोल्ड इन अ यूनियन टेरिटरी, B, sold within a state, sold from one GST dealer to another GST dealer, और 3 और हमारा D है, देयर इज़ अ इंटरस्टेट सप्लाई। तो देखो फर्स्ट क्या है, सोल्ड इन यूनियन टेरिटरी। अगर हम यूनियन टेरिटरी में लगते हैं तो यूटी GST लगता है। सोल्ड विद इन अ स्टेट, जब हम विद इन स्टेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, और उस पर CGST प्लस SGST एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब उसने कहा सोल्ड फ्रॉम वन GST डीलर टू अनदर GST डीलर। अब ये तो है जब हम गुड्स सेल करते हैं तो एक डीलर से दूसरे डीलर को ही तो जाता है, तो 2 डीलर तो होंगे ही, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन में देयर इज़ ए इंटर स्टेट सप्लाई। तो हमने कहा था जब गुड्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेट, एक यूके से एक यूपी से, तो यूके वाला जो है यूपी वाले को सेल करता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जहाँ पर स्टेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग स्टेट में जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जब हम उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर IGST एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है D। नेक्स्ट है हमारा 8, वैन अ GST डीलर इन दिल्ली सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ GST डीलर और कस्टमर इन पंजाब, द टैक्स कलेक्ट। यही है, देखो हमने क्या करा, गुड्स जो है वो सेल आउट करें कहाँ से, दिल्ली से, और कहाँ पे भेजे हैं, पंजाब में। तो 2 डिफरेंट स्टेट हो गए, तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, और इस पर एप्लीकेबल क्या होगा, IGST, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, CGST नहीं, क्योंकि ये स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट पे लग रहा है। सेम स्टेट में होता तो CGST SGST लगता, ठीक है।
अब बी आंसर है, बी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं सीजीएसटी। डी ऑप्शन है यूटीजीएसटी। तो इसमें है आईजीएसटी। जब हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल कैन टेक डिसीजन ओनली इफ देयर इज अ। देखो हमने पढ़ा था काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के बिना हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं ना, इसके अंदर स्टेट के भी मेंबर होते हैं और सेंटर के भी मेंबर होते हैं। कोई भी डिसीजन जो पास होता है दोनों की सहमति से होता है। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है कि जो डिसीजन पास होता है तो कितनी % मेजोरिटी या कितने % वोट हमें एग्री की मिलनी चाहिए तभी वो डिसीजन पास होगा। तो ए ऑप्शन है 3/4 मेजोरिटी, बी ऑप्शन है 60% मेजोरिटी, और सी ऑप्शन है 2/3 मेजोरिटी, और डी होता है हमारा सिंपल मेजोरिटी। तो इसमें आंसर जो है वो ए है, 3/4 मेजोरिटी, 3/4 बहुमत होने पर ही हम कोई डिसीजन पास कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल का हमने देखा था कि ये आर्टिकल नंबर 279 ए के अंदर बनाया गया था। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मेंबर होते हैं। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो इसका चेयरपर्सन होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डिसीजन पास जो होता है दोनों की सहमति से होता है, लेकिन 3/4 बहुमत होनी चाहिए तभी कोई डिसीजन पास हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। देखो, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इम्पोर्ट इनटू इंडिया इज। जीएसटी आने के बाद जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं, विदेश के लाते हैं, तो उस पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं वो देखना है। तो जब पहले तो देखो, जब हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, तो क्या एप्लीकेबल होता है, आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो जब हम एक दूसरे देश से अपने देश में सामान लाते हैं तब भी ऑब्वियस सी बात है आईजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी सिर्फ तब लगता है जब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं। एक ही स्टेट में हम 2 डीलर हैं, उनसे वो सेल परचेज करते हैं, तो उस पर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन लगता है। ठीक है, तो अब आप कुछ देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सब्जेक्ट टू आईजीएसटी प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसकी फॉर्म होती है BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ज़ीरो रेटेड, ऑप्शन नंबर सी सब्जेक्ट टू CGST प्लस SGST प्लस BCD, और डी ऑप्शन है SGST प्लस CGST प्लस IGST प्लस BCD। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है सब्जेक्ट टू IGST प्लस BCD। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, दूसरे देश से लाते हैं, तो उस पर IGST लगता है और प्लस लगता है BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ये 2 टैक्स लगते हैं हमारे जब हम गुड्स बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, IGST और बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ना तो इसका ऑप्शन है ज़ीरो रेटेड, ना ही इसका ऑप्शन है CGST SGST, क्योंकि CGST और SGST इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा CGST SGST CGST और IGST, तो कभी तीनों एक साथ नहीं लगते, या तो हमारे CGST और SGST लगेगा या IGST लगेगा। ठीक है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अंडर GST लो SAC रेफर्स टू। देखो, जब हम गुड्स बेचते हैं ना, तो उसके साथ होता है HSN कोड, उसके साथ होता है HSN कोड। तो यहाँ पे देखो, जब हम गुड्स बेचते हैं उसके साथ होता है HSN कोड, और HSN कोड ये होता है, HSN कोड की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सर्विस सेल करते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस का भी होता है, तो सर्विस की होता है SAC, और इसकी फुल फॉर्म होती है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। SAC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सर्विस अकाउंटिंग कोड, और ये यूज़ होता है सर्विस के लिए जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। गुड्स प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए होता है HSN कोड और उसमें होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द GST काउंसिल मीटिंग द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ। जो हमारा GST काउंसिल होता है वो 2 स्टेट और सेंटर दोनों के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्टेट और सेंटर में से सेंटर का कितना वेटेज होता है। ठीक है, वोटिंग पावर का कितना वेटेज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है 1/3 ऑफ वोट कास्ट। बी ऑप्शन कहता है 1/2 ऑफ वोट कास्ट, 2/3 ऑफ वोट कास्ट और नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर जो है वो है ए आंसर, 1/3 ऑफ वोट कास्ट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वोटिंग राइट जो होता है GST काउंसिल मीटिंग के अंदर वो 1/3 होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करेंगे वैसे वैसे हम MCQ उनके साथ कवर करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्ते।